यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को मैं अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत समाचार यूपी में और उत्तराखंड में एक ऐसा चैनल बन गया है जिसने ये ठान रखी है कि सारे इनिशिएटिव क्रांतिकारी ही लेने हैं। अभी तक समाचार चैनल सिर्फ समाचारों के लिए जाने जाते थे, लेकिन पिछली बार जब मैं यहां आया और भारत समाचार ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, यूपी के जिन बच्चों ने टॉप किया था, शायद ही किसी समाचार चैनल ने ऐसा कोई प्रोग्राम कभी किया हो। बच्चों के उत्साह के लिए बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम रहा और उस वक्त भी हमारे डिप्टी सीएम साहब मुख्य अतिथि थे। मुझे भी आमंत्रित किया गया था, पर बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम था। बच्चों को बड़ा अच्छा लगा कि राज्य के जो कद्दावर लोग हैं उनसे सम्मान प्राप्त करना। यह एक छोटी घटना नहीं थी, क्योंकि जिन बच्चों ने बस अपने जीवन की शुरुआत की है, अगर राज्य के बड़े पद के लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके मन में एक इच्छा पैदा होगी, एक जुनून पैदा होगा कि हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। फिर भारत समाचार चैनल ने एक और क्रांतिकारी कदम की लिया, अवधनामा। हालांकि वो मिलता काफी कुछ मेरे नाम से है, लेकिन उसका मेरे नाम से कोई संबंध नहीं। बड़े लोगों को यह शक रहता है कि अवधनामा, चूंकि अवध ओझा सुना रहे हैं इसलिए उसका नाम अवधनामा है। ऐसा नहीं है, वो अवध की धरती से सुनाया जा रहा है इसलिए उसका नाम अवधनामा है। पहली बार एक समाचार चैनल ने यह बीड़ा उठाया है कि वो देश के लोगों को उनके इतिहास से परिचित कराएगा। अभी हमारे मित्र वीरेंद्र जी बोल रहे थे डॉक्टरों के बारे में, और कोरोना में अगर किसी ने वास्तविक त्याग किया है तो वो है डॉक्टर्स। मतलब जिस समय घर के लोग, इतनी मौतें हो रही थी, इतने लोग मर रहे थे, और घर के लोग, बड़ी सारी डेथ ऐसी हुई जिसमें घर के लोगों ने सीधे हॉस्पिटल की अथॉरिटीज से कहा कि हमें मतलब ही नहीं साहब। बोले साहब आपके घर का सदस्य, आपके घर का मेंबर, उसकी डेथ हो गई है। हाँ, बोले कोई बात नहीं, आप करो जो करना है। और उस समय उस सारे बीड़े को उठा रखा था डॉक्टर्स ने। वीरेंद्र जी भी कह रहे थे कि डॉक्टर यानी भगवान। एकदम एकमात्र ऐसा पेशा है, ऐसा प्रोफेशन है जिससे कोई भी मिलने आए, वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर हो, वो जुडिशरी का मेंबर हो, वो लेजिस्लेचर का मेंबर हो, यहां तक कि वो अंडरवर्ल्ड का हो, बस दो लोगों को सब साहब कहते हैं। एक डॉक्टर साहब कहना ही है, क्योंकि आपका जीवन उनके हाथ में है। कोरोना का जो काल बीता, भयावह, डरावना, उसमें इस देश के डॉक्टरों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। और आज भारत समाचार चैनल ने डॉक्टरों को सम्मान करके फिर से एक नए कार्य की शुरुआत की यूपी में। मैं इसके लिए पूरे भारत समाचार चैनल, उसके एडिटर इन चीफ और समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। चिकित्सा इतिहास में मैं अगर जाऊं तो चिकित्सा इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है चरक जी का। चरक से पहले, चरक जी के साथ एक और नाम है सुश्रुत। कहते हैं कि, हालांकि पश्चिम का ऐसा मानना नहीं है, वो तो कहती है कि दुनिया में जितनी भी नई विधाओं का शुरुआत हुई वो सब हमने किया। पर भारत ने चिकित्सा के क्षेत्र में इतने क्रांतिकारी काम किए हैं। एक जमाना था जब
पीलिया जैसे रोग दुनिया के सबसे खतरनाक रोग माने जाते थे, और ऐसे रोगों का उपचार विधान भारत के वैद्यों ने किया। सुश्रुत जी को भारत में सर्जरी का गुरु कहा जाता है। हस्त आयुर्वेद, आयुर्वेद और फिर आज की मॉडर्न शिक्षा और उस शिक्षा से अटैच मॉडर्न चिकित्सा। जब मैंने 10+2 किया 90s में, तो मेरी माता जी ने कहा कि मेरा बड़ा सपना है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। ऐसा वो मानती थी। पर जब मैंने 10+2 किया तो मुझे बायोलॉजी और जूलॉजी में फर्क नहीं पता था। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, हमसे मेडिकल की कोचिंग मत कराओ। पर 90s के आसपास इस देश में एक ऐसा ट्रेंड था कि जो बायोलॉजी से पढ़ेगा वो डॉक्टर बनेगा और जो मैथ से पढ़ेगा वो इंजीनियर बनेगा। तो मेरी माता जी ने कहा कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। तो मैंने कहा डॉक्टर तो बनेगा, लेकिन फिर वो शायद अपना ही इलाज ना कर पाए। एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसी विधा जिसमें नॉलेज के साथ साथ सबसे बड़ी जरूरत होती है व्यक्तित्व की। दो लोगों का व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है, एक टीचर का, एक डॉक्टर का। और इसी प्रसंग में मेरे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर वलेचा। मैं पहली बार उनसे मिला, मुझे डायबिटीज की शुरुआत हो गई थी, शुगर की। मेरा H1B1C 7.1 के आसपास था। तो मैंने उनको अपनी रिपोर्ट दिखाई। बोले ओझा जी, आप खा बहुत अच्छा रहे। मैंने कहा जी सर, ऐसा कुछ है कि थोड़ा सा अच्छा खा रहे हैं। बोले पर मेहनत अच्छी नहीं कर रहे हैं। और ये सब कुछ नहीं होता, आप एक काम करो, आप सुबह 5 बजे मुझे मिला करो। मैंने कहा 5 बजे? बोले हाँ 5 बजे। मैंने कहा क्यों? बोले मिलोगे तो आपको बताएंगे। मैंने कहा सर, पहली बार किसी डॉक्टर के मुंह से सुन रहा हूं कि आप सुबह 5 बजे मुझे मिलो। और चूंकि वो बड़े फिटनेस फ्रीक टाइप के आदमी है, नोएडा में जेपी हॉस्पिटल के एक बहुत ही सम्मानित डॉक्टर, डॉक्टर योगेश वलेचा। और सुबह 5 बजे जब मैं उनसे मिला तो वो अपने साथ शुगर नापने की जो मशीन है वो भी लेकर आए थे। 170 फास्टिंग शुगर थी, पर रैंडम चेक किया गया था, रैंडम। तो उन्होंने कहा आइए 4 राउंड लगाते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा आइए 4 राउंड लगाते हैं। मुझे लगा यार, डॉक्टर जब भी मैंने देखा तो डॉक्टर ने मेडिसिन दिया या बताया कि साहब ऐसा है, अब बहुत प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, अब ऐसे करने की जरूरत है, वो करने की जरूरत है, आप पोस्ट 40 में पहुंच गए हैं, आपको बहुत सिंसियर रहना पड़ेगा, आपको खाना सोच समझ के खाना पड़ेगा। और करीब 5 राउंड लगाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा आप अपनी शुगर फिर चेक करिए। और शुगर थी 95। 170 फास्टिंग रैंडम और 5 राउंड करने के बाद शुगर थी 95। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ओझा जी कुछ समझ में आया? मैंने कहा भाई साहब शुगर नीचे चली गई। हाँ, तो बोले कुछ समझे? मैंने कहा नहीं। बोले जितना अच्छा खाना है उतनी अच्छी मेहनत भी करनी है। बोले आपने सुना कभी मजदूरों को यह रोग होता हो? मैंने कहा मैंने सुना नहीं। बोले ये श्रम का रोग है, मुझे भी है। अगर अच्छा खाना खाना है तो अच्छी मेहनत भी करनी है।
अब हर डॉक्टर हर पेशेंट के साथ तो ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन चूंकि वो मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं और ये जो व्यक्तित्व है, ये जो पर्सनालिटी है सेवा करने की, भलाई करने की, वो अगर दो लोगों में नहीं है तो ना तो उस राष्ट्र को कोई बचा सकता है और ना ही उस समाज को। और वो दो लोग हैं, एक डॉक्टर, एक शिक्षक। अवधनामा की जब हमने शुरुआत की, उस एपिसोड की शुरुआत की, तो मुझसे लोगों ने कहा कि तुम्हें पता है तुम इतिहास सुनाने जा रहे हो, वो भी भारत का। डाइवर्सिफाइड देश है, विभिन्नतावादी। अशोक की तारीफ करोगे तो भी 4 लोग नाराज हो जाएंगे, अकबर की तारीफ करोगे तो भी 4 लोग नाराज हो जाएंगे, और औरंगजेब पे बोल दिए फिर तो तुम्हारा पता ही नहीं। तो बोले ये मत करना। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से इस संडे यानी कल 21वां एपिसोड था, 21। और कल मैंने हमारे एडिटर इन चीफ को एक मैसेज भेजा अंडरलाइन करके। उस मैसेज में लिखा था कि संडे को अवधनामा का मैं इंतजार इतनी बेसब्री से करता हूं जितनी बेसब्री से मैंने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के आने का इंतजार किया था। उन्होंने ये भी नीचे लिखा कि मुझे शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं, मैं तैयारी नहीं करता, मैं नौकरी पेशा वाला आदमी हूं, लेकिन पहली बार मुझे यह पता चला कि इतिहास को पढ़ने का तरीका क्या है, इतिहास को सोचने का तरीका क्या है, हर विषय का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, उसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि 2 लोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दुनिया में एक राष्ट्र है जर्मनी, जिसका कॉन्सेप्ट ही है स्टेट सोशलिज्म, राजकीय समाजवाद। कैपिटलिस्ट देश है, कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी, और उसकी फिलॉसफी है राष्ट्रीय समाजवाद। और इस फिलॉसफी की वजह से 2 युद्ध लड़ने के बाद, पहला विश्व युद्ध जर्मनी ने लड़ा 1914 में, पूरी जर्मनी बर्बाद हो गई, और दूसरा विश्व युद्ध जर्मनी ने लड़ा 1939 में। दोनों विश्व युद्ध जर्मनी ने शुरू किए और जर्मनी दोनों विश्व युद्ध में बर्बाद हो गई। लेकिन आज यूरोप में अगर कोई सबसे ताकतवर मुल्क है तो वो है जर्मनी, और उसकी सिर्फ एक वजह है, अपने जन्म के साथ जर्मनी राष्ट्र नहीं था। 1871 में जर्मनी एक राष्ट्र बना अपने एक महानायक बिस्मार्क की वजह से, और बिस्मार्क ने राष्ट्र के बनते ही एक स्टेटमेंट दिया कि राष्ट्र के 2 पिलर हैं, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, एजुकेशन और हेल्थ। और आज भी जर्मनी में वहां के नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता। कंट्री ने इंडस्ट्री बना ली, बहुत अच्छा। कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स है, बहुत अच्छा। लेकिन नेचुरल रिसोर्स, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको चलाता कौन है? इंसान, ह्यूमन बीइंग। तो अगर किसी राष्ट्र ने इंडस्ट्री बना ली, सड़कें बना ली, रेलवे बना लिया, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स नहीं बना पाया, तो वो राष्ट्र कभी ताकतवर नहीं हो सकता। तो जर्मनी ने शुरू से 1871 में जब उसका जन्म हुआ तब से लेकर उसने एक चीज पे ध्यान दिया कि मुझे अपने ह्यूमन रिसोर्स को ताकतवर रखना है किसी भी कीमत पर। और 1871 से शिक्षा और एजुकेशन दोनों स्टेट के कंट्रोल में है, और स्टेट के कंट्रोल में होने के साथ साथ वहां के सिटीजन के लिए मुफ्त,
फ्री। आप जर्मनी में हैं, आपके घर में एसी नहीं है, वो आपको जेल में डाल देंगे, क्योंकि जर्मनी की जो जेलें हैं वो सेंट्रलाइज्ड एसी है। नहीं, ये हंसने वाली बात नहीं, बड़ी सीरियस सी बात है कि अगर जर्मनी में आप रहते हैं और आपके घर में एसी नहीं है तो आपको जेल में डाल देंगे। कि ये तो सुविधा की बात नहीं है, नेसेसिटी है, जरूरत। और जर्मनी की सारी जेलें सेंट्रलाइज्ड एसी है। तो जर्मनी की ताकत की सबसे बड़ी वजह है ह्यूमन रिसोर्स पर ध्यान देना। जापान की ताकत की सबसे बड़ी वजह है ह्यूमन रिसोर्स पर ध्यान देना। और आजकल मैंने एक अभियान चला रखा है कि भारत में शिक्षक और डॉक्टर, 2 महीने पहले मैंने इस अभियान की शुरुआत की कि भारत में शिक्षक और डॉक्टर, और हमारे एक डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं, डॉक्टर पवन सिंह, हालांकि काफी दूर बैठे हुए हैं, आईएएस का उन्होंने 4 इंटरव्यू भी ले दिया, बड़े योग्य आदमी हैं। तो हमने एक अभियान चलाया कि जिस तरह से जर्मनी और जापान में जो सुविधा और जो सम्मान डॉक्टर और शिक्षक को दिया जाता है वो भारत में भी मिलना चाहिए। और ये 2 प्रोफेशन के लोग ऐसे हैं जिनको पैसे से ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है वो है सम्मान। जापान में अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी मॉल में, और आप टीचर हैं, तो 100 लोगों की लाइन लगी है, 200 लोगों की लाइन लगी है, 300 लोगों की लाइन लगी है। लेकिन अगर आपने अपना आई कार्ड निकाल कर दिखाया तो पूरा जो लाइन है वो आपको जगह देगी, वो आपको सबसे पहले आने देगी। तो भारत सरकार से मेरा ये कहना है, मेरी ये अपील है, इस मूवमेंट का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है, ये अपील है कि इन 2 समुदाय को, एक शिक्षक और एक डॉक्टर, दोनों को इस देश में वीआईपी का दर्जा मिलना ही चाहिए। सम्मान एक ऐसी चीज है, मतलब ये ताली अगर आप शुरुआत में बजा दी होते तो मैं 2 घंटा बोलता। पोएट, शिक्षक, शायर, अगर इन्होंने बोलना शुरू किया और 10 मिनट तक बोलते रहो और किसी ने ताली नहीं बजाई तो इनको लगता है कि कुछ गलत बोल रहे हैं। और सौभाग्य से अगर जो सामने ऑडियंस बैठी है वो बहुत सीरियस है, हो सकता है उसका नेचर हो सीरियस होना, और वो बहुत सीरियस बैठी है, तो फिर उसे लगता है कि और गलत बोल रहे हैं। यह है सम्मान का महत्व। पैसा तो नेसेसिटी को पूरा करता है, सम्मान जीवन ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इसीलिए किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में अगर उसको विकास करना है, उन्नति करनी है, तो वो लोग जिनके ऊपर उस राष्ट्र और समाज का पिलर टिका हुआ है उसे सम्मान देना ही पड़ेगा। मगध, इस देश में हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती, इस देश में हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती, क्लास 10th तक पढ़ाई जाती है। वो भी क्लास 10 तक टीचर एक ही बात कहता है स्टूडेंट से कि इसको पढ़ लो, ये जीवन में तुम्हें कभी काम नहीं आएगी, किसी तरह रट लो, किसी तरह जाके लिख देना। और मैं तो अपनी इंस्टीट्यूट में जब आईएएस की तैयारी करने लोग आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं और सबसे ज्यादा जो लोग सफल होते हैं वो है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। मेरा एक स्टूडेंट रहा रोमन सैनी, उसने तो बड़े कमाल किए अपने जीवन में। 18 साल की उम्र में मेडिकल एंट्रेंस क्वालिफाई किया, 23 साल की उम्र में उसकी 18वीं रैंक थी आईएएस में, और 28 साल तक पहुंचते पहुंचते उस आदमी ने इस देश की एक बहुत बड़ी संस्था खड़ी कर दी, अन अकेडमी। शुरुआत किया डॉक्टरी से, मेडिकल प्रोफेशन, और जूलॉजी उसका ऑप्शनल रहा। 18 साल की उम्र में डॉक्टर, 23 साल की उम्र में आईएएस, और 28 साल की उम्र में हिंदुस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट कैपिटलिस्ट। अभी सिर्फ 28 साल का लड़का है वो। तो जब ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आईएएस की तैयारी करने आते हैं, इनका सबसे पहले सामना पड़ता है हिस्ट्री से। और बचपन में इन्हें बताया गया कि हिस्ट्री मतलब मिस्ट्री,
तो कहते हैं कि सर पूरी पढ़नी पड़ेगी। मैंने कहा पढ़नी तो पड़ेगी, लेकिन उसी तरह पढ़नी पड़ेगी जैसे तुमने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, साइंस की तरह। सऊदी अरेबिया, अरब वर्ल्ड, सीरिया, इराक, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। अमेरिका की पहचान किससे? एप्पल से। चाइना की पहचान वन प्लस से। एप्पल मानक सेट करता है, स्टैंडर्ड, कि अमेरिका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में किस स्तर पे बैठा हुआ है। एप्पल एक ऐसी कमोडिटी है, एक ऐसा फोन है जो रिपेयर नहीं करता। यहां जितने लोग बैठे होंगे, बहुसंख्यक लोगों के पास एप्पल होगा। वो रिपेयर नहीं करता, वो रिप्लेस करता है। और जिस तरह एप्पल का फोन है, उसी तरह अमेरिका की इकॉनमी है। 1949 में जब चाइना पैदा हुआ और उसने रेस शुरू की कि मुझे भी दुनिया में एक शक्ति बननी है, तो उसने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया। और आज अगर एप्पल को कोई टक्कर दे रहा है तो वो है वन प्लस। आप मार्केट में जाएंगे, आपको मेड इन अमेरिका का सामान मिलेगा, मेड इन चाइना मिलेगा, मेड इन फ्रांस मिलेगा, मेड इन जर्मनी मिलेगा, लेकिन मेड इन सऊदी अरेबिया नहीं मिलेगा, मेड इन इराक नहीं मिलेगा, मेड इन सीरिया नहीं मिलेगा, और मेड इन पाकिस्तान तो मिल ही नहीं सकता। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने कार चलाने की परमिशन दी वुमन को। इतना धनी मुल्क, ऑयल रिजर्वॉयर, लेकिन वुमन को कार चलाने की परमिशन नहीं दी सऊदी अरेबिया में। और अमेरिका में इंडिविजुअल आइडेंटिटी। आखिर ये दो देश, दो डिफरेंट सोशल स्टैंडर्ड, पॉलिटिकल स्टैंडर्ड, किसकी वजह से? इकोनॉमी की वजह से। ये जो वुमन की इंडिपेंडेंस हुई मॉडर्न पीरियड में, आज जो वुमन को इतनी आजादी मिली, स्वतंत्रता, हिस्ट्री कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं कि उसे आप रटेंगे। आज पश्चिम की तरफ जहां भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वहां वुमन आजाद है। आज फेमिनिज्म अफगानिस्तान में नहीं है। अभी हफ्ते भर पहले एक वीडियो आया था, उसमें हंटर से औरतों को मारा जा रहा था। किसी फेमिनिस्ट ने पूरी दुनिया में कहीं भी आवाज नहीं उठाई। तो ऐसा क्या है कि पश्चिम में वुमन को इतनी आजादी है, अरब वर्ल्ड में नहीं है? यूपी, बिहार, हमारे ही देश में कई सारे क्षेत्र हैं जहां वो वुमन की स्थिति बहुत खराब है। इसके पीछे वजह क्या है? और आजादी मिली कैसे? कैपिटलिज्म की वजह से। 15वीं सेंचुरी में एक चीज शुरू हुई जिसको कहते हैं पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देता है, एक योग्यता पे, एक इंटरेस्ट पे। उससे मतलब ही नहीं आप कौन हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, यूपी से हो, बिहार से हो, कश्मीर से हो, कुछ भी नहीं। औरत की आजादी की कहानी शुरू की कैपिटलिज्म ने, और औरत को पूरी तरह आजाद कराया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति ने। आज भी अगर आप कहीं रियल एस्टेट का काम चल रहा होगा, अगर आप वहां जाएंगे तो अगर किसी मेल को 500 रुपए पर डे मिलता है तो वुमन को 300 रुपए पर डे मिलता है। तो जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो वुमन बनी चीप लेबर फॉर इंडस्ट्रीज। और जब वुमन बनी चीप लेबर फॉर इंडस्ट्रीज तो वुमन का इंटरेस्ट अटैच हो गया किससे? कैपिटलिस्टों से। तो फिर कैपिटलिस्टों ने फंड करना शुरू किया, पैसा, फाइनेंस, और वहीं से शुरू हुआ फेमिनिस्ट मूवमेंट। इसलिए दुनिया के जिन मुल्कों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, उस मुल्कों में औरतों को आजादी नहीं है।